हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है, बिहार के मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कीम को इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हमारे इंस्टीट्यूट में एक नया प्रीलिम क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है 16 मार्च से। धुरंधर कोर्स का नाम है। 90 डेज क्रैश कोर्स बीपीएससी 72 के लिए स्टार्ट हो रहा है। तो जल्दी आप आइए और इस अपना सीट बुक करिए। और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए अब पहले हम लोग अपना स्कीम स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा स्कीम है इस सेशन में वो है बिहार मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन स्कीम। ये जो स्कीम है हमारा मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन स्कीम, वो प्रोवाइड कर रहा है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं किसके लिए? सीनियर सिटीजन्स के लिए। ठीक है, जो सीनियर सिटीजन्स ऑफ हमारे जो स्टेट के हैं बिहार के, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के थ्रू। ठीक है, इसमें जो बेनिफिट प्रोवाइड होगा वो सीनियर सिटीजन्स जिसका एज है 60 ईयर्स है और जो कंप्लीटेड है कितना 80 ईयर्स, तो उनको जो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा उसमें 500 प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि उनको विदाउट एनी ऑल सीनियर सिटीजन्स, ऑल कास्टेज, इनकम्स, कम्युनिटीज जो भी है, इन सब से एवं हर किसी को ये बेनिफिट सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा। ठीक है, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है क्राइटेरिया वो क्या है इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट बिहार का होना चाहिए, मस्ट कंप्लीटेड द एज ऑफ 60 ईयर्स। ठीक है, टू अवेल द बेनिफिट द एप्लीकेंट शुड नॉट बी रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, मस्ट बिलोंग टू द बीपीएल लाइन कैटेगरी, और वो बीपीएल लाइन कैटेगरी से भी बिलोंग करना चाहिए, फिर जाके आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। सेकेंड जो हमारा स्कीम है वो है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना जो है उसको जो लॉन्च किया गया था वो 2021 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, बाय द बिहार गवर्नमेंट। इसका जो मेन इम्प्लीमेंटेशन का पर्पस था वो क्या है? वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना। सेकेंड, आत्म बिहार की जो वुमेन है उसको आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, और इसका जो डिपार्टमेंट है इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था। सेकेंड जो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का रहा है वो क्या है? वुमेन इनकरेज करना है वुमेन को किस चीज़ के लिए? न्यू स्टार्टअप के लिए, जिसमें कि न्यू इंडस्ट्रीज में उनका इन्वॉल्वमेंट हो, बिजनेस सेटअप करे। ठीक है, और सेकेंड जो हमारा इसमें है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना, जॉब क्रिएशन करना, टू स्ट्रेंथन द रोल ऑफ वुमेन इन बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जा रहा है, एक तरह से आप देखा जाए तो आप इसका बेनिफिट क्या होगा ना, जो बस वुमेन को एक तो एम्पावर करना है, सेकंड क्या होगा? बिजनेस माइंडसेट बिहार में लाना। अभी देखोगे बहुत सारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रियल वर्क किया जा रहा है बिहार में। इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट क्या प्रोवाइड किया जाएगा? इसमें जो मैक्सिमम जो इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंट है 10 लाख का मैक्सिमम असिस्टेंट दिया जाएगा। उसमें क्या होगा? 5 लाख आपको होता है ना ग्रांट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कि आपको 5 लाख आपको रिटर्न करना है बिहार गवर्नमेंट को, और 5 लाख आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें दिया जाएगा। तो 5 लाख जो आपको रिटर्न किया जाएगा उसमें जो अगर जनरल मेल जो है उनको कितना होगा? 1% का इंटरेस्ट इसमें देना पड़ेगा। और इसके जो अदर है जैसे फीमेल हो गया, ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गए, और इन सबको इंटरेस्ट फ्री रखा गया उसमें। ठीक है, और वो जो 5 लाख आपको रिटर्न करना है वो कितने साल में रिटर्न करना है? तो 7 साल में रिटर्न करना है उसको। जब आपका बिजनेस प्रॉपरली सेटअप हो जाएगा तो 7 साल के बाद आप उसको रिटर्न करिए। इट मीन्स आपको 84 इंस्टॉलमेंट में आपको इस 5 लाख को रिटर्न करना है। ठीक है, ये इस स्कीम में फाइनेंशियल असिस्टेंट में प्रोवाइड किया गया है। और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बिहार के रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड आपको मस्ट बी ए फीमेल होना चाहिए। और थर्ड क्या होगा? जो क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए एटलीस्ट आपको 10+2 होना चाहिए, आईटीआई और इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। और जो आपका एज कैटेगरी कितना होना चाहिए? 18 टू 50 ईयर्स, 18 से 50 साल के एज ग्रुप को इसका बेनिफिट मिलेगा। और बिजनेस जो होता है पार्टनरशिप फॉर्म में होना चाहिए। और स्कीम मस्ट बी ऑल्सो प्रोवाइड बेनिफिट टू द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब आप देखोगे ओवरऑल इस स्कीम का बेनिफिट क्या हो रहा है? जो हम वुमेन एम्पावरमेंट कर रहे हैं इसके थ्रू। ठीक है, सेल्फ रिलायंट बना रहे हैं वुमेन को। और क्या कर रहे हैं? रिड्यूसेस अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आप इंडस्ट्री सेटअप करोगे तो साथ साथ एक रोजगार भी तो प्रोवाइड करोगे ना उसमें।
इसके बाद सपोर्ट मेक इन बिहार इनिशिएटिव और इंकरेज इंक्लूसिव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, ये सारा पॉइंट इससे हम लोग अचीव कर पाएंगे इस स्कीम के थ्रू। एडिशनल बेनिफिट क्या होगा इस स्कीम के थ्रू? स्किल डेवलपमेंट होगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे इसके थ्रू, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होगा। सेकंड थर्ड जो इसमें होगा, असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा प्रोजेक्ट प्रिपरेशन के लिए, और जब तक कि आपका बिजनेस प्रॉपरली सेटअप नहीं हो जाए तब तक आपको मॉनिटरिंग किया जाएगा और गाइडेंस दिया जाएगा। ठीक है, सेकंड जो थर्ड जो हमारा स्कीम है इसमें, बिहार एग्रीकल्चर रोड मैप। बिहार एग्रीकल्चर रोड मैप स्कीम जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। ठीक है, और ये स्कीम जो है, आप जैसे आप समझते हो बिहार में मोर देन 75% पीपल जो है वो पॉपुलेशन जो डिपेंडेंट किस पे है? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट। ठीक है, तो मतलब कि एग्रीकल्चर एक सेंटर है बिहार के लिए। ठीक है, फॉर द इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ बिहार, एग्रीकल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया बिहार के लिए। तो इस चीज़ को देखते हुए बिहार गवर्नमेंट जो है एग्रीकल्चर रोड मैप प्रिपेयर किए 5-5 साल के फेज में। तो पहला अभी जो हमारा एग्रीकल्चर रोड मैप चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? फोर्थ चल रहा है। और इससे पहले जो हमारा एग्रीकल्चर रोड मैप जो है वो कितना आ चुका है? 3 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अभी जो रिसेंट हमारा चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? फोर्थ चल रहा है। एग्रीकल्चर के फील्ड में हमें और इम्प्रूव करना है, और किस में? वो फार्मर्स के इनकम को डबल करना है, माइग्रेशन को कर्ब करना है, ये सब सारा टारगेट इसमें लिया गया है। तो बिहार एग्रीकल्चर रोड मैप इज ए मल्टी फेज स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लॉन्च टू रिविटलाइज द स्टेट्स एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। रेनबो ये जो रेनबो रेवोल्यूशन, इसका मतलब क्या है? जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो होता है ना, बस फूड ग्रेन होता है, एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, इन सबको कवर करना है इसमें, तो उसको रेनबो रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ये सब जो टर्म है ना, आपको मेंस जब लिखोगे, आप 71 का मेंस लोगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ये सब जो आप एग्रीकल्चर रोड मैप, मान लो कुछ एग्जाम्पल देना एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो आप उसमें ये सब पॉइंट लिखोगे, ऐसे ऐसे टर्म को यूज करना है। ठीक है, तो चलिए पहला जो हमारा रोड मैप एग्रीकल्चर का, उसका जो फेज है 2008 से 2012 का फेज है ये। ठीक है, इसमें जो प्राइमरी फोकस किया गया था इस एग्रीकल्चर सीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और बायो फार्मिंग के लिए इसमें कंट्रीब्यूट किया गया था, प्राइमरी फोकस जिसमें दिया गया था। इसमें जो इम्पॉर्टेंट स्कीम जो लॉन्च किया गया था वो है सीड विलेज स्कीम, चीफ मिनिस्टर रैपिड सीड एक्सटेंशन। इसको इसमें इनिशिएटिव इसके फर्स्ट जो एग्रीकल्चर रोड मैप है इसमें लिया गया था। ठीक है, और इसका जो इम्पैक्ट क्या था, जो इसमें रिकॉर्ड मतलब हाईएस्ट रिकॉर्ड जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ था, इसके वजह से हमें 2012 में कृषि कर्मान अवार्ड भी दिया गया था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस। ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस के लिए इसमें हमें कृषि कर्मान अवार्ड भी दिया गया था। सेकेंड जो हमारा एग्रीकल्चर रोड मैप है उसका जो फेज है 2012 से 2017 का फेज है। ठीक है, इसमें जो प्राइमरी फोकस किया गया था वो फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए और फार्मर इनकम के लिए, और इसके बाद रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इसमें दिया गया था। इसमें की इनिशिएटिव क्या था? की इनिशिएटिव था जो रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। तो क्यों? जैसे फार्मर्स के इनकम को बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे? जो जैसे आप कुछ धान उगाते हैं, मतलब पैडी उगाते हैं, तो उसको बस डायरेक्टली आप सेल कर दो इंटरमीडिएट्स के थ्रू, तो फार्मर को उतना बेनिफिट नहीं होता। लेकिन अगर रोड कनेक्टिविटी रहेगा तो उससे क्या होगा, हमारा जो वो डायरेक्ट हमारा इंटरमीडिएट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहते हुए हम लोग डायरेक्ट मार्केट एक्सेस हमें मिल पाएगा, अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी अच्छा रहेगा तो। ठीक है, तो इस चीज़ को इन्हेंस करने के लिए क्या किया गया इसमें टारगेट ही लिया गया था रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कि रोड कनेक्टिविटी और स्टोरेज बनाना, मतलब होता है ना न्यू गोडाउन्स, ये सब चीज़ बनाना, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को इम्प्रूव करना, जिससे कि हम लोग इरिगेशन सप्लाई में अच्छा कर पाए। ठीक है, और इससे क्या हुआ था? सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, एग्स एंड फिश, इन सब में अच्छा इम्पैक्ट हुआ था और सिग्निफिकेंटली इसमें इम्प्रूव भी देखा गया था। हमारा थर्ड एग्रीकल्चर रोड मैप जो था उसका जो फेज है वो कौन सा है? 2017 से 2023 का फेज है, और इसमें जो प्राइमरी फोकस किया गया था ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग पे फोकस किया गया। मेनली जिसमें देखा गया कि इनिशिएटिव जो लिया गया था, जो गंगा का जो साइड एरिया है ना, गंगा रिवर के साइड में जो है उसमें ऑर्गेनिक कॉरिडोर को क्रिएट करना था। उसके साइड 13 डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया गया था और इस्टेब्लिश किया गया था इसमें बिहार के जो फिशरी कॉलेज है वो किशनगंज में इस्टेब्लिश किया गया था। और इसमें एम था बिहार का क्या? एटलीस्ट 1
बिहारी डिश ऑन द प्लेट ऑफ एवरी इंडियंस, ये भी इसमें एक एम रखा गया था। और इसको एक्चुअली इसका तो फेज था 2022 तक ही, लेकिन एक साल इसको एक्सटेंड किया गया था ड्यू टू द कोविड-19। ठीक है, ये हमारा जो है तीनों फेज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ फेज पढ़ेंगे एग्रीकल्चर रोड मैप का, जो अभी चल रहा है हमारा, जो कि इसका फेज है 2023 टू 2028 का फेज है इसमें। और इसको ध्यान रखना है, फोर्थ वाले का ड्यूरेशन आपको ना ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये आ सकता है ये क्वेश्चन। अब पीटी के लिए इसका ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसका डेट आप नहीं भी रखोगे ध्यान तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका ध्यान रखना। एग्रीकल्चर सेक्टर में इसको जो लॉन्च किया गया था 18 अक्टूबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया था बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विद टोटल अप्रूव्ड बजट जो अगले 5 साल में बोले थे इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा 1.62 करोड़ इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। और इसमें जो फोकस एरिया किया गया था इस अगले 5 साल में किस किस चीज पे फोकस किया जाएगा, तो क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग किया जाएगा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस किया जाएगा और डबलिंग द फार्मर्स इनकम, इन सबको फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप में फोकस किया गया था। जो फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप जो है आप देखोगे, अब मैं अगर सिंपली आपको समझाऊं जो फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप में किस किस चीज पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहा था, तो इसका पहला जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे हम लोग पढ़े थे ना, फार्मर्स के इनकम को बढ़ाना है ना, तो फार्मर्स के इनकम को हम लोग कैसे बढ़ाएंगे, मार्केट एक्सेस से, वैल्यू एडिशन से। वैल्यू एडिशन कैसे करेंगे हम लोग, वैल्यू एडिशन तब करेंगे जैसे कि हो गया, पहले एग्जांपल दी ना पैडी का, तो पैडी को हम लोग अगर राइस फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर जाके उसको मार्केट में हम उसको सेल करेंगे, तो फार्मर्स के इनकम में क्या होगा, इजाफा होगा, है ना। और सेकंड जो आप देखोगे, जैसे टमाटो है, टमाटो में हम लोग क्या करते हैं, 2 रुपया गांव में आप देखोगे बहुत कम सस्ते रेट में हम बेचते हैं, बट वही मार्केट में वो आपको महंगे रेट पे बेचते हैं। अगर हमारे पास फूड प्रोसेसिंग यूनिट रहेगा तो उसको हम लोग टमाटो को केचप के फॉर्म में कन्वर्ट करके हम उसको बेचेंगे, तो क्या होगा, फार्मर्स के इनकम में डबल होगा फार्मर्स। तो इस तरह से हम फार्मर्स के इनकम को डबल कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड जो हमारा पॉइंट है सप्लीमेंट्री इनकम, सप्लीमेंट्री इनकम कैसे प्रोवाइड करेंगे हम लोग, जैसे कि हम लोग फिशरीज में भी करें, एनिमल हस्बेंड्री भी करें, तो इससे हमारा फार्मर्स के इनकम को डबल होगा। थर्ड पॉइंट जो हम लोग करेंगे इसमें मॉडर्नाइजेशन करेंगे। मॉडर्नाइजेशन कैसे करेंगे, मॉडर्नाइजेशन जैसे कि ड्रोन फॉर स्प्रेइंग इसको यूज कर सकते हैं, प्रिसीजन फार्मिंग को यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना। और जैसे हम लोग टेक्नोलॉजी होता है ग्राफिकिंग, ये सब यूज करके। और सेकंड क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड को यूज करना है हमें, जैसे यूरिया कोटेड यूज करना है, ये सब चीज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज कर, ट्रैक्टर, ये सब क्या है, मॉडर्न इक्विपमेंट फार्मर्स को देके हम लोग इसको और भी अच्छा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फूड न्यूट्रिशन एंड सिक्योरिटी, इसमें क्या है, फूड न्यूट्रिशन और सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करेंगे हम लोग इसमें, जैसे क्वालिटी ऑफ फूड प्रोवाइड करना है, न्यूट्रियस फूड देना है, मिड डे मील का स्कीम का उसका हेल्प लेके हम लोग इसमें, मतलब ना वीक में एक दिन हम एक दिन क्या करेंगे, हम लोग उनको फ्रूट्स प्रोवाइड करेंगे। इस तरह से हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव इसमें लिया गया है। ठीक है, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करेंगे हम लोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग जैसे कि हम लोग कर सकते हैं कि प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, कंजर्व सॉइल फर्टिलिटी, है ना, नीम कोटेड यूरिया का यूज करके, और जो ऐसे क्रॉप को हम उगाएंगे जिसमें कि पानी कम यूज हो, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंसिव वाटर को यूज ना करके हम लोग ऐसे क्रॉप यूज करें जिसमें कम पानी में ही हम लोग अच्छा फसल उगा पाए। इस तरह से हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। convergence between different department of agriculture roadmap as well as mutual coordination between government department and private sector relation farmers related subject, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट होता है ना, जो आप प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों को क्या करना है, एक अपना कोऑर्डिनेशन बना के फार्मर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट का हम लोग उसके लिए काम कर लेंगे इसके थ्रू। फॉर्मिंग फार्मर्स ग्रुप फॉर द पर्पस ऑफ स्मॉल फार्मिंग, स्मॉल फार्मर बिग फार्मिंग, मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, बिग जो फार्मर्स ग्रुप को इकट्ठा करेंगे, बनाएंगे, यूनिट बनाएंगे, और उससे क्या करेंगे हम लोग, जो बिग फार्मर्स में कन्वर्ट करके उसको, मतलब ना वो हमारा एक यहाँ पे बिहार में बहुत फ्रेगमेंटेड लैंड का इशू रहता है, उसको इसमें टारगेट किया गया है। मैक्सिमम यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो कि हम लोग इसको इस टॉपिक इसको इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। स्पेसिफिक मेजर टू रिड्यूस डैमेज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रोडक्शन एंड आफ्टर प्रोडक्शन, इसको भी फोकस किया गया, जो जब हम लोग फसल उगाते हैं उस टाइम जो कुछ नुकसान होता है और उसके बाद जो नुकसान होता है उसको भी इसमें कवर किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम देखिए, हम इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर सकते हैं, कैसे, स्टोरेज फैसिलिटी कर सकते, दे सकते हैं हम लोग, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटी,
और जो इसमें कर सकते हैं, देखिए इसमें एक स्पेशल प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट स्पेसिफिक एग्रीकल्चर एरियाज सच एज ताल, दयारा एंड द चौर एरिया। मतलब कि टारगेटेड डेवलपमेंट मीन्स क्या, जैसे कुछ कुछ एरिया है, गंगा का जो लो लाइन एरिया है, जो बारिश के टाइम में पूरा पानी से फुल हो जाता है, तो उस एरिया को हम लोग ताल एरिया बोलते हैं। उस एरिया के लिए एक स्पेसिफिक प्लान होना चाहिए, रोड मैप होना चाहिए, उस एरिया में किस तरह के हम लोग क्रॉप को उगा सकते हैं, किस तरह का खेती कर सकते हैं, क्या एग्रीकल्चर का उस एरिया में यूज कर सकते हैं, इसके लिए एक प्लान प्रिपेयर करना। दायरा क्या होता है, जो कि रिवर के बीच में सेडिमेंटेशन की वजह से जो एक आइलैंड जैसे फॉर्म हो जाता है, उस एरिया को भी यूज करना, उस एरिया के लिए भी एक अलग से प्लान करना। फ्लड प्रोन एरिया जो होता है उसके लिए कौन सा क्रॉप हम उगा सकते हैं, तो वो सारे चीज जो होता है एक टारगेटेड डेवलपमेंट के थ्रू इसको हम लोग इसमें अप्रोच करेंगे। ठीक है, ये सारा हमारा इस पॉइंट इसमें कवर्ड है, ऑब्जेक्टिव जो एग्रीकल्चर रोड मैप 4 है उसमें ये सारा पॉइंट कवर्ड है हमारा। जो स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है, जो हम जहाँ तक जानते हैं एबेंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज है, जैसे कि क्या आप अभी पढ़े ना, चौर, रिवर्स, ये सब सारा, और बहुत सारे इरिगेशन अंडरग्राउंड वाटर इरिगेशन वाटर रिसोर्सेज है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो सुटेबल एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन इतना अच्छा है, जो हम लोग एक साल में तीन तीन क्रॉप को हम लोग उगा सकते हैं यहाँ पे। प्रायोरिटी फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर इन द स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज, अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर, मतलब होता है ना एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर और एजुकेशन सेंटर, ये सब भी अवेलेबिलिटी यहाँ पे सारा चीज है। और इसके बाद एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम अप टू द पंचायत लेवल, ये सारा। और जो जीआई टैग हेरिटेज है, जैसे कौन कौन सा, जर्दालू आम हो गया, शाही लीची हो गया, मखाना हो गया, ये सारे यहाँ का क्या है, एग्रीकल्चर स्टेट सेक्टर का स्ट्रेंथ है। अब देखिए इसमें जो कुछ वीक पॉइंट क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर का स्टेट में, जैसे कि अब मैं कुछ देर पहले डिस्कस करी थी आपसे, जो स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग की वजह से क्या है, 91% जो है हमारा जो फार्मर्स का बिलोंग करते हैं किसमें, मार्जिनल फार्मर्स और कैटेगरी इन द स्टेट। मार्जिनल 91% जो फार्मर्स है वो मार्जिनल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या है, मतलब कि स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड ज्यादा है, मतलब कि उसमें प्रोडक्शन हम मेहनत तो करेंगे लेकिन उतना ज्यादा हमारा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा यहाँ पे, क्योंकि छोटे छोटे लैंड है। तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, जैसे स्टोरेज नहीं है हमारा, प्रोसेसिंग यूनिट नहीं, जैसे मखाना है 85% जो हम लोग है यहाँ पे मखाना उगाते हैं, लेकिन यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होने की वजह से फार्मर्स को उतना उतना हेल्प नहीं मिल पाता, उतना इनकम नहीं हो पाता। इवन आप गुजरात में जाओगे वहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट है, वो लोग ज्यादा बेचते हैं इसको। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हम लोग कंप्लीट कर लिए। लैक ऑफ यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम, लैक ऑफ टाइमली कम्युनिकेशन ऑफ द मार्केट रिलेटेड, क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी अभी भी उतना इम्प्रूव नहीं है बिहार का, जिसकी वजह से हम लोग टाइमली कम्युनिकेट नहीं करने की वजह से क्या होता है, हम लोग प्रॉपर बिहार के जो फार्मर्स है उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है, ये भी एक इशू है। प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इंटरप्राइजेज आर लेस देन द पोटेंशियल, जितना यहाँ का पोटेंशियल है ना उतना ज्यादा हम लोग यहाँ पे उसको प्रोडक्टिविटी नहीं हो पा रहा है। क्रॉपिंग सिस्टम इज डोमिनेटेड, जो मेनली होता है ना यहाँ पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, तो इसको भी इसमें फोकस किया गया है, जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन लाना है, जिसके जो बस हम लोग वीट और पैडी पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, तो जिसकी वजह से उतना ज्यादा क्रॉप डाइवर्सिफाई नहीं है, तो इस पे भी इस फोर्थ वाले जो एग्रीकल्चर रोड मैप है उस पर फोकस किया गया है। इसमें अपॉर्चुनिटी क्या मिल रहा है हमें, अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर सेक्टर, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, टू टेक एग्रीकल्चर हेरिटेज प्रोडक्ट्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड अब्रॉड मार्केट्स, जो हमारा जीआई टैग प्रोडक्ट है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंट्री को उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम लोग अब्रॉड में भी उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, अगर इंक्रीज हम लोग प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल और ये फ्रूट्स करेंगे तो क्या होगा, नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में भी वो हम लोग उसको सेंड भेज सकते हैं। ऑर्गेनाइज स्मॉल फार्मर्स को ऑर्गेनाइज करके उसको ट्रांसफर कर सकते हैं एक इकोनॉमिक यूनिट में, ठीक है। और टू टेक बेनिफिट द एग्रीकल्चर रोड मैप स्कीम इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट से हम लोग इसको अच्छे से कोऑर्डिनेट करके इस रोड मैप को हम और भी इफेक्टिव बना सकते हैं।
increase in the income of farmers, processing and value addition, agriculture input marketing by adopting digital technology. ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये एग्रीकल्चर रोड मैप काफी इंपॉर्टेंट है। और कैसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन पे इसमें ध्यान दिया जा रहा है, फार्मर्स के इनकम को हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ावा देंगे। इसी तरह से एक जेंडर इक्वलिटी को भी इसमें कर्व किया जाएगा, दोनों को ही, मेल और फीमेल दोनों को ही इसमें इक्वलिटी दिया जाएगा, ठीक है। और एक माइग्रेशन को भी हम लोग इसमें कर्व करेंगे। ये ओवरऑल, और जो प्रॉपर नेचुरल रिसोर्सेस है उसको हम लोग इसमें यूज करेंगे एग्रीकल्चर रोड मैप के थ्रू, ठीक है। ये हमारा एग्रीकल्चर रोड मैप 4, जिसको हम टोटली बहुत ही हॉलिस्टिकली इस सेशन में कवर किए हैं। सेकंड जो हमारा है वो है जल जीवन हरियाली मिशन। जल जीवन हरियाली मिशन क्या है इसमें, ये एक फ्लैगशिप स्कीम है, इन्वायरमेंटल फ्लैगशिप स्कीम ऑफ बिहार गवर्नमेंट का है, जिसको कि हम लोग लॉन्च किए थे, लॉन्च बाय द नीतीश कुमार, सीएम ऑफ बिहार। एंड डेट, इसका जो लॉन्च डेट है 9 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था, ऑन द मार्क ऑफ, टू द मार्क ऑफ 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गांधी जी। और इसको जो ऑफिशियली स्टार्टेड किया गया था 2 अक्टूबर 2019 को इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसमें जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है जल जीवन हरियाली मिशन का, वो क्या है, वाटर कंजर्व करना, ठीक है, वाटर कंजर्व करना और ग्रीनरी पे फोकस करना। और ग्रीनरी हो गया ना, वाटर कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका मेन इम्फेसिस इसी पे है। आप ये देखोगे जो इसका मेन जल जीवन हरियाली, मतलब कि वाटर, लाइफ और ग्रीनरी, ओनली देन वी विल अचीव द प्रोस्पेरिटी, ठीक है। ये पॉइंट आप थोड़ा सा होता है ना मेंस के, इसमें यूज करते हैं, इन्वायरमेंट टाइप का ऐसा कोई क्वेश्चन रहे जिसमें इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में कोई पॉइंट ऐड करना, तो बिहार के पर्सपेक्टिव में ये पॉइंट आप डाल सकते हो, जल जीवन हरियाली के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। तो इसका, इस स्कीम का जो एम है वो क्या है, वाटर को सेव करना, पहला तो वही है ना, वाटर सेव करना है हमें, हाँ, वाटर को सेव करना है। और सेकंड, रिचार्ज ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना है, क्योंकि आप देखोगे जो बिहार में बोरवेल पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है यहाँ पे, इसलिए हमें ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्ट द लाइवलीहुड दोज हु आर डिपेंडेंट ऑन द वाटर एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। तो मतलब कि इंटर रिलेटेबल है, इंटर होता ना, सारे वाटर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर है, सारे को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप ये सोचो इस स्कीम को लाया क्यों गया, मतलब जल जीवन हरियाली जो आप पढ़ लिए कब लॉन्च हुआ, इसका एम क्या है, बट इसको लाने का रीजन क्या था बिहार में, क्योंकि यहाँ पे जो है बिहार में ग्राउंड ग्राउंड लेवल जो वाटर है वो डिप्लीट हो रहा है, ठीक है। जो सेकंड, और अभी जो मैं बताई ना आपको, बोरवेल पे डिपेंडेंट काफी ज्यादा है ना, तो इसके वजह से अगर ग्राउंड लेवल वाटर डिप्लीट होगा तो फार्मर्स को लॉसेस होगा, ये भी एक पॉइंट है। सेकंड, आपको देखोगे जो मॉनसून जो है यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है, तो जिसके वजह से हमारा फसल ये सब चीज़ पे लॉसेस हो रहा है। और सेकंड, थर्ड पॉइंट जो आप देखोगे, क्लाइमेट चेंज की वजह से स्ट्रेस ऑन द एग्रीकल्चर। और और कौन सा पॉइंट आप इसमें बोल सकते हो, जो इंक्रीजिंग डिपेंडेंस, वो तो बोल ही चुकी हूँ मैं, हाँ। इसमें ड्राइंग पॉन्ड्स एंड द ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम, वो सारे ये सब चीज़ें ना वो रिड्यूसेस हो रहे हैं, इसके वजह से इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसमें जो कुछ कुछ इसका जो, हाँ, ये ध्यान रख लेना, इसका जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इज द नोडल डिपार्टमेंट है इसके। इसमें फोकस एरिया जो है, 11 टारगेट फोकस एरिया है, वो क्या क्या है, रेजुविनेशन ऑफ ओल्ड पब्लिक वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स इन द स्मॉल रिवर्स एंड ड्रेन्स, वाटर स्टोरेज इन द हिल एरियाज, क्रिएशन ऑफ न्यू वाटर सोर्सेज, और ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम द सरप्लस एरियाज टू वाटर डेफिसिट एरियाज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन द बिल्डिंग्स, जो पब्लिक बिल्डिंग्स है उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी इंस्टॉल करना है, क्रिएशन ऑफ प्लांट नर्सरीज, लार्ज स्केल ट्री प्लांटेशन करना है हमें। और इसके बाद प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव क्रॉपिंग पैटर्न्स, प्रमोशन ऑफ ड्रिप इरिगेशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना है, यूज ऑफ सोलर एनर्जी एंड एनर्जी कंजर्वेशन, इन सब चीज को इसमें सारे पॉइंट को कवर किया गया है, ठीक है। तो आप ये जो देखें सारे पॉइंट इसमें 11 जो फोकस एरिया इसमें किया गया है, अब जो है इतने सारे पॉइंट को कवर किया गया है, ठीक है। तो इसमें आप ये बताओ जो इसमें प्रॉब्लम्स क्या हो सकता है, चैलेंजेस क्या है, इसमें जो चैलेंजेस में आप लिख सकते हो, इसका जो इसमें आप जब पढ़े होगे तो इसमें आप बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को इंक्लूड किया गया है, तो मतलब कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में आप लिख सकते हो जो इसमें आएगा आपका,
जो कोऑर्डिनेशन इशू आ सकता है इसमें। लोकल लेवल पे क्या हो सकता है, लोकल लेवल पे जो होता है कम्युनिटी का लिमिटेड सपोर्ट है इसमें इस स्कीम के थ्रू। थर्ड पॉइंट आप इसमें डाल सकते हो, जो प्लांटेशन, तो इसमें प्लांटिंग द ट्रीज तो बहुत सारे हो रहे हैं लेकिन उसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है ना, तो वो पॉइंट भी आप इसमें लिख सकते हो। और इसमें जो आप ये सारे आप चैलेंजेस में डाल सकते हो। थर्ड, अब इसमें है जो वे फॉरवर्ड में कुछ लिखना है तो उसमें क्या लिखोगे, जो हमें क्या करना चाहिए इसमें, साइंटिफिक डेटा को यूज करें हम लोग, है ना, और कोऑर्डिनेशन को बेटर बनाए। और साथ ही साथ हम लोग इसमें कर सकते हैं जो जिसके थ्रू हम लोग इकोलॉजिकल बैलेंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इनकरेज करेंगे। फिर इसके बाद अगर इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टी तो हम कर लिए हैं, फिर ओवरऑल एम जो आप इस स्कीम का देखोगे क्या है, जो अपॉर्चुनिटी सिटीजन्स के लिए है, पार्टिसिपेशन इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो सारे मतलब कि सारे जो होता है ना, जो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन रहेगा और इसके थ्रू हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करेंगे इसके थ्रू, कंट्रीब्यूट फॉर टुवर्ड्स द ग्रीनर एंड वाटर सिक्योर बिहार, मतलब कि हम लोग इसमें एक ग्रीनर और वाटर सिक्योर बिहार इसके थ्रू हम लोग बना सकते हैं इस स्कीम के थ्रू। ठीक है, ये सारा जो हम लोग कवर किए हैं जल जीवन हरियाली मिशन के अंडर कवर किए हैं। और इस सारे जो स्कीम है आप इसको किस में यूज कर सकते हो, मेंस और पीटी दोनों में, दोनों के लिए बेनिफिट है बिहार के सारे एग्जाम्स के लिए। तो आप इस स्कीम को अच्छे से पढ़िए, इसको कुछ कुछ पॉइंट्स उसको नोट डाउन भी कर लीजिए और इस स्कीम को आप मेंस में यूज करिए इफेक्टिवली। तो इस सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और आपको और भी कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग